जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक है हमारे अतीत भाग 3 अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होता है। इसमें हमने कई टॉपिक पढ़े थे। किस तरह से विलय नीति थी, सर्वोच्चता का दावा था अंग्रेजों का, मराठों से लड़ाई, अंग्रेज मराठा युद्धों के बारे में पढ़ा था, अंग्रेज मैसूर युद्ध जो 3 युद्ध हुए उनके बारे में पढ़ा था धीरे, और किस तरह से अंग्रेजों ने है जो जागीरे में गांव खरीदकर अपना है जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का व्यवसाय शुरू किया, ये हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि कंपनी ने जब धीरे धीरे है जो बंगाल की नवाबी अंग्रेजों ने ली। किसने ली? अंग्रेजों ने ली। फिर अंग्रेजों ने मैसूर का पतन किया, मराठा शक्ति को तोड़ा और धीरे धीरे अंग्रेजों ने अब संपूर्ण भारत पर जो साम्राज्य भी उन्होंने सर्वोच्चता की नीति, विलय नीति, जिसमें उन्होंने सहायक संधि का सहारा लिया। इस तरह से अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के जो साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व तय किया। अब नए शासन की स्थापना में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जो गवर्नर जनरल था, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1873 से 85 तक रहा था। 73 से 85 तक रहा। उसने महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था। वो कंपनी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। यानी कंपनी की ताकत फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कई भूमिका निर्वहन किया था। ये व्यक्ति जिसने कंपनी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता स्थापित कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाकों को मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और ब्रिटिश इलाकों को उन्होंने बांट दिया जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी कहा जाता था। प्रेसिडेंसी कहा जाता। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। पहले 3 थी, बंगाल, दूसरी थी मद्रास, और तीसरी थी वो बंबई। बाद में दिल्ली को भी रखा गया। क्या रखा गया? दिल्ली को भी बाद में। टोटल उनकी 4 प्रेसिडेंसियां थी। आजादी के समय उनकी 4 प्रेसिडेंसियां थी, लेकिन पहले शुरुआत में 3 ही थी दिल्ली पर। अब भी है जो मुगलों का कब्जा था राजनीतिक रूप से। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में सबसे सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय थे, और सबसे सीनियर जो थी वो गवर्नर जनरल था। उसके बाद में हर प्रेसिडेंसी का जनरल होता था। फिर उसके नीचे उनकी प्रशासनिक सुधार व्यवस्थाएं थी। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालतें और जो दीवानी अदालत। और 1772 में, कौन से में? 1772 में 1772 में ही उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने 2
सुधार किया कि अदालतें दो तरह की होगी, पहली फौजदारी और दूसरी दीवानी। क्या? दीवानी। एक आपराधिक और एक है जो लेन देन से संबंधित अदालतें होगी। ये है जो वॉरेन हेस्टिंग ने प्रशासनिक सुधार में अपना किया था। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते हैं। मौलवी और हिंदू पंडित उसके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करेंगे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अधीन चलती थी। जो दीवानी अदालतें थी वो कलेक्टर के अधीन, किसके? कलेक्टर के अधीन, और इसको काजी और मुफ्ती के अधीन रखा गया। फौजदारी अदालतों को इनके अदालत रखा गया, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करे। काजी न्यायाधीश को कहते थे। हमारी पुरानी न्याय व्यवस्था में काजी का अर्थ न्यायाधीश ही था। मुफ्ती एक मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर मुकदमों का निर्धारण करता था, सजाओं का निर्धारण करता था। और महाभियोग, जब इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का मुकदमा लगाया जाता था तो उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहते थे। यानी ब्रिटिश संसद में जिन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे चलते हैं उसे महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग का अर्थ होता है, महाभियोग का अर्थ होता है कि संसद में मुकदमा जिस पर चले, क्या है? वो महाभियोग कहलाता है। पहले ब्रिटिश संसद, आज भारतीय संसद में भी जब इन पदों के खिलाफ मुकदमा हो, विवाद हो, तो उसको महाभियोग की श्रेणी में लाया जाता है। एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। अब हमारे हिंदू नियम था, हिंदू में अलग अलग व्याख्याएं थी। हिंदू शास्त्र में व्याख्याएं अलग अलग थी, इसलिए 11 पंडितों का एक समूह बनाया जिसने समान कानून बनाने पर है जो उनको कार्य सौंपा गया था। इन समान कानूनों को NB हॉलहेड ने संकलन कर अंग्रेजी में ट्रांसफर किया और 1778 में तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई थी। रेगुलेटरी एक्ट के तहत है जो सबसे पहले कलकत्ता में है जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगों की सहयोग से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उनका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसमें पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ला दिया। अब धीरे धीरे कंपनी ने भी अपनी फौज रखना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? कंपनी ने अपनी फौज रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कंपनी की फौज अपनी एक फौज रखना शुरू कर दिया। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के लिए नए विचार तो आए, लेकिन उसका असली काम सैनिक ताकत था। अब कंपनी का व्यापार के साथ, कंपनी क्या चाहती थी? व्यापार के साथ सैनिक सत्ता स्थापित करना भी चाहती थी। कंपनी को सेना के साथ कई तरह के हैं जो काम करने थे या सैनिक। उनके मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। हमारी जो पुरानी फौजें थी क्या थी? मुगल फौज
बिगाड़ने थे। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना के सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों से सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुआ। मुगलों के पास जो स्थायी सेना थी वो बहुत कम थी। जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी तो गांवों के जागीरदार उन्हें पैदल सेना जो अपने किसानों के रूप में सशस्त्र शस्त्रों के साथ या घुड़सवारों के साथ उपलब्ध करवा देते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही या आर्मी कहते थे। अंग्रेज अपनी सेना को आर्मी या सिपाही कहते थे। क्या कहते थे? आर्मी या सिपाही कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युग तकनीक बदलने लगी तो कंपनी के सेना ने घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। उसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य ब्रह्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्टैक या मैचलॉक से लैस होते थे। अब कंपनी ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। क्या किया? आधुनिकीकरण किया और उस आधुनिकीकरण के तहत उसने घुड़सवारों को खत्म किया। क्या क्या? घुड़सवारों की संख्या, सवारों की संख्या कम की और उसकी जगह नए सिपाही प्रशिक्षित सिपाही रखे थे, ट्रेंड सिपाही रखे थे जो मस्टैक और मैचलॉक, कौन से? मैचलॉक, ये बंदूकों के नाम है। क्या है? बंदूकों के नाम है। इन नाम की बंदूकों को, नाम वाले सिपाहियों को या इन बंदूकों के साथ उन्होंने अपने सिपाहियों को ट्रेनिंग दी। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और उनकी पैदल टुकड़ियां ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया जाने लगा, अभ्यास और अनुशासन सिखाया। अब सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया गया, अभ्यास और अनुशासन है जो ये तीन चीजें उन सेना को सिखाई गई। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इन कोशिशों में कभी कभी समस्या भी आ जाती क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। अब उनमें एक समस्या थी कि उनको सिर्फ वन वे चलना था, एक ही तरीके से ट्रेन करना था, लेकिन कई बार जाति, भारतीय पद्धति थी, जाति और समुदाय थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं की इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? क्या सिपाही क्या महसूस करते थे? अपनी जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन थे, इस बात के एहसास में जो बदलाव थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा, ये हमने 1857 के विद्रोह में जो इस झलकता है और हम उसको आगे भी पढ़ेंगे। कंपनी ने चाहा कि सिपाही सिर्फ एक ही तरीके से रहे और वो उनका तरीका था सिर्फ नौकरी। क्या? नौकरी या इसी तरीका का एक जो विशेष व्यवस्था में रहे। क्या रहे? विशेष व्यवस्था में रहे। इस विशेष व्यवस्था के तहत हैं जो जाति और समुदाय गौण हो गए। क्या हो गए? गौण हो गए, जिसका खामियाजा कंपनी को 1857 के युद्ध में भोगना पड़ा। धन्यवाद। कल हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और होमवर्क के बारे में करेंगे। तब तक के लिए देना, और आप अपना सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपनी किताबें खरीदें। किताबें नहीं हैं तो जो यहाँ से होमवर्क आपको भेजा जा रहा है उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में तारीख सहित हैं जो आप करते रहें, जिससे आपको है जो इसका लाभ मिलता रहे।